बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो मैं फिर थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, मज़ीद देखते हैं कि आगे जो है वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो देखिए, ये लुक एट दिस इज़ द form of the homogeneous differential equation, and here f is a function of xy, g is also the function of xy, and I already told you that both should have the similar degree or same degree in the function which are in the denominator and the numerator. So I can explain you by some example. Look at this example number 1 जो है इसमें देखिए आप कि dy upon dx is equal to 3xy plus y square upon एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर अब ये जो आपको ऊपर फंक्शन गिवन है, इसको अगर हम देखें, इसकी इंडिविजुअल टर्म्स को अगर आप देखें तो इंडिविजुअल टर्म के अंदर एक्स इंटू वाई ये भी फैक्टर क्वाड्रेटिक है और ये जो वाई स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है। इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर में जाते हैं और देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों भी इंडिविजुअल क्या टर्म्स हैं आपके पास, ये क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं। तो ये जो है इस बात की इंडिकेशन है आपके पास कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल के अंदर आपके पास न्यूमरेटर में जो है 3x प्लस 2y यानी x की पावर 1, y की पावर भी 1 है, और इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 5x माइनस 3y, इसमें भी जो दोनों की पावर है वो लीनियर है। जबकि एग्जाम्पल 3 के अंदर अगर आप देखें तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर हम हर एक इंडिविजुअल टर्म को रियलाइज़ करें तो आप ये देखेंगे कि ये फैक्टर भी क्वाड्रेटिक, दूसरा फैक्टर भी क्वाड्रेटिक, और ये x इंटू वाई वाला फैक्टर जो है ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपके पास जो दोनों टर्म्स दी गई इंडिविजुअली, ये दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं। तो जो अगर आपको कंबाइंडली अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के अंदर जो डिग्री है वो सेम है फंक्शंस की। तो ये रिकॉग्निशन होती है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आपको गिवन है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर समटाइम्स डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म इस तरह से आपको गिवन नहीं होती तो याद रखें, आप कोई भी क्लास हो डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर में, जब आप उसको सॉल्व करने जाएं और आपको उसको रिकॉग्नाइज करने में या आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसको इस फॉर्म के अंदर लिख दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स को इक्वेट कर लें और रेस्ट ऑफ फंक्शन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो आप आसानी के साथ उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है या वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका तरीक़ाकार मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर ये पता चल जाए आपको कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं y की जगह vx, और फिर इसका डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों v और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों फंक्शन है, वेरिएबल्स हैं, तो लिहाजा यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करके फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, ये वैल्यूज हम डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन होती है वो एक SPT मैंने शॉर्ट में लिखा ही सेपरेटिंग वेरिएबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और आसानी के साथ वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद आखिर में आप क्या करते हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हुए v की जगह y अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस तरह आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाता है आपके पास इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्व किए हैं। ये अगर एग्जांपल नंबर 1 को अगर आप देखें, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 3y स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है। क्या किया हमने, इसको सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा केस है। आप देखें कि इंडिविजुअल टर्म्स को अगर हम देखें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर ये वाई स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक्स इंटू वाई भी क्वाड्रेटिक है, फिर डिनोमिनेटर में आप देखें एक्स वाई ये भी क्वाड्रेटिक और एक्स स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक है। लिहाजा हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लिहाजा आप क्या करने जा रहे हैं, इसको बिल्कुल उसी मेथड को अप्लाई करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। y की जगह हम vx सब्स्टिट्यूट कर देंगे और dy अपॉन डी एक्स की जगह उसका डेरिवेटिव v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे किस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और 3 vx स्क्वायर। फिर देखें सब्स्टिट्यूशन के बाद
जो भी मजीद सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ देखें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वी हम शिफ्ट करेंगे और उसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद मजीद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो टर्म आपके पास बाकी बचती है वो वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन 2v+1, यानी टोटल जो फंक्शन है v1 फंक्शन ऑफ वी आपके पास रिमेनिंग है। तो इस तरह की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हैं जिनमें जो कि होमोजीनियस का केस है, उसमें अगर आप ये प्रोसेस अप्लाई करें, y की जगह वी एक्स सब्सिट्यूट कर दें और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स सब्सिट्यूट कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफिकेशन के बाद इस तरह की फॉर्म में आ जाती है कि ये आसानी के साथ इनके वेरिएबल सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए हमने इनके वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद इनको हमने इंटीग्रेट कर दिया है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर आपको पता है कि 2v प्लस वी का डेरिवेटिव क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस वी का डेरिवेटिव 2v+1 होगा, जो कि ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रल जो होता है वो ln की फॉर्म में आता है, यानी log ऑफ फंक्शन होता है। इसी तरह ये 1/x का इंटीग्रेशन ln x, अब क्योंकि दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन log की फॉर्म में लिया था, कांस्टेंट भी log की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हमने log की प्रॉपर्टी अप्लाई की, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और आखिर में क्या किया हमने, यहाँ पर v की जगह y/x रिप्लेस कर दिया और सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा एक y की जगह v/x रिप्लेस करने के बाद ये आंसर जो हमारा आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद y स्क्वायर प्लस XY इजिकल टू CX³ आ गया। इसी तरह जो सेकंड एग्जाम्पल है, इसको अगर आप देखें सेकंड एग्जाम्पल को, सेकंड एग्जाम्पल मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ताकि ये आपको क्लियर हो सके, इसमें आपके को जो फंक्शन की मैंने देखें x साइन y/x dy इजिकल टू y साइन y/x माइनस x इंटू डी एक्स है। सॉरी, सबसे पहले इसको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इसका केस चेक करेंगे ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखें जो फर्स्ट टर्म है इसकी x, ये लीनियर है। उसके बाद साइन का जो एंगल आपको गिवन है, देखें ये भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर दोनों जो आपके पास टर्म्स हैं वो क्या है, दोनों की दोनों ये भी लीनियर है। फिर इसके बाद आ जाए राइट साइड के ऊपर आपके पास y के साथ साइन का एंगल वो भी लीनियर है, फिर माइनस में x है ये भी लीनियर है। तो इन तमाम को देखने के बाद हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि जी ये जो है तमाम की तमाम, क्योंकि इनमें डिग्री सेम है, लिहाजा ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है। क्या करेंगे जी, इसमें भी हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म के अंदर यानी dy/dx की फॉर्म में लिखेंगे, और बाकी तमाम फंक्शन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। शिफ्टिंग के बाद फिर हमने क्या करना है, तो ये मैंने स्टेप जो है थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला, ये जो है ना स्टेप, ये यहाँ पर ये, इसके बाद ये स्टेप है। इसके बाद फिर आपने ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है, y की जगह वी एक्स dy/dx की जगह ये वाली टर्म सब्स्टिट्यूट करनी है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एंगल के अंदर आप देखें y की जगह जब वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा यहाँ दोनों जगह, और आपके पास सिंपल x dv/dx इज इक्वल टू v साइन v माइनस 1 और साइन v माइनस का ये v जो हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया, उसके बाद एलसीएम लिया तो आपका साइन वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, और साइन वाली टर्म कैंसिल आउट होने के बाद जो भी रिमेनिंग टर्म आपके पास आ रही है वो x dv/dx इजिकल टू माइनस 1 साइन v आ गई। और मैंने आपको बताया था कि जब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो आखिर में हमारे पास जो फॉर्म आती है वो एक इस तरह की फॉर्म होती है कि जो कि एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है। अब आसानी के साथ देखें, हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और इसी तरह 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो गया, और ये प्लस c आ गया, और वापस हमने क्या किया यहाँ पर v की जगह y/x सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस तरह ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब, जो मैंने आपसे कहा था कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको देखते हैं। देखें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से पहचानते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है देखें वो ये होती है कि dy/dx इजिकल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस कैपिटल c। ये कुछ इस तरह की फॉर्म होती है, और इसमें दो तरह के केसेस होते हैं आपके पास। पहला केस ये होता है कि a/a नॉट इक्वल टू b/b,
अगर ये केस आपके पास है, यानी जो हमारे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स गिवन है, डिनोमिनेटर में कैपिटल ए है और न्यूमरेटर में आपके पास स्मॉल ए, इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर डिनोमिनेटर से कैपिटल बी और न्यूमरेटर से स्मॉल बी की वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर ये वैल्यूज नॉट इक्वल हो तो फिर आपने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है? एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच और वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के, और इसी तरह डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स सब्स्टिट्यूट करना। ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स तो ये आपके पास डी एक्स अपॉन कैपिटल डी एक्स हो जाएगा और एच का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी तरह ये डी वाई अपॉन कैपिटल डी वाई हो जाएगा। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स ही आ जाएगी। उसके बाद जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के प्लस सी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सी। ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी और सिंप्लीफाई देखें। सॉरी, मेरा ज़रा गला बहुत ख़राब हो रहा है। गले में खराश की वजह से जो है काफ़ी खांसी आ रही है, तो मैं माजरत हूँ आपसे इनकन्वीनियंस के लिए। अब यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए आपके पास ये ए एच प्लस बी के प्लस सी ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैपिटल ए एच प्लस कैपिटल बी के प्लस सी है। ये जो टर्म्स हैं आपके पास, अगर हम क्या करें इनकी जगह 0 रिप्लेस कर दें तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। और इस इक्वेशन को आप आसानी के साथ देख सकते हैं, सॉरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये हमारी नॉन होमोजीनियस थी, हमने क्या किया, ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की और ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है ये वाली, ये क्या हो गई? एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बिल्कुल हमने वैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम इसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लिहाजा हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको y की जगह वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स किया। जो भी प्रोसेस हमने अभी पूरा का पूरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया था, बिल्कुल वही सारा प्रोसेस आपने अप्लाई करना है, बिल्कुल वैसे ही। और जब इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके दूसरे केस की तरफ। जो इसका दूसरा केस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दूसरा केस है इसका, अगर आप इसको देखें केस 2 को, इसके केस 2 में सूरत हाल ये होती है कि आपके पास ए अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल बी, ये अगर पी अपॉन क्यू के इक्वल हो जाए तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि हमें गिवन थी वो आपकी इस फॉर्म में आ जाती है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस सी क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस कैपिटल सी। क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास दोनों की बेसिस पर क्यू है और न्यूमरेटर में पी है, तो जब ये वैल्यूज इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो फिर हम क्या करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन हमारी होती है वी की जगह हम एक्स प्लस वाई। अगर मैं देखें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों जगह कुछ कॉमन निकाल लूँ, फॉर एग्जाम्पल ऊपर मैं पी कॉमन निकाल लूँ और नीचे क्यू कॉमन निकाल लूँ, तो ये जो फैक्टर आपका एक्स प्लस वाई वाला ये कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद ये जो आपकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट ये जो है वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, आसानी के साथ इसके वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके वापस ओरिजिनल फंक्शन एक्स और वाई की फॉर्म में ले जाएंगे, जो कि हमारा सोल्यूशन होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं और थोड़ी सी डिस्कस करना भूल गया हूँ आपसे, वो जो हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई की थी इनके ऊपर, अपना इनकी वैल्यूज़ के ऊपर,
ये जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, सब्स्टिट्यूट की थी इनकी, ए एच प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए एच प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इन दोनों, ये दोनों लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यहाँ से जो अननोन हमारे एच और के हैं इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और इन दी एंड आखिर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस एच और के की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो हमने कंसिडरेशन की थी कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यूज़, ये वापस हम रिप्लेस कर देंगे जो हमारा आंसर आ रहा होगा उसके अंदर, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो एक ओरिजिनल फंक्शन की फॉर्म में आ जाए। देखें, ये मैंने एग्जांपल आपसे डिस्कस की है यहाँ पर, ताकि मज़ीद ये क्लियर हो जाए आपको। इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो इस एग्जांपल में आपको जो प्रॉब्लम गिवन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये आपको इस फॉर्म के अंदर गिवन है। अगर ये इस फॉर्म में गिवन नहीं भी हो तो सबसे पहला काम आपने करना क्या है कि इसको इस फॉर्म के अंदर लेकर आ जाएंगे आप, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स को हम इक्वेट कर लेंगे और बाकी तमाम टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इक्वेटिंग करने के बाद हम इसको चेक करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस को तो हमने पहचान लिया कि नॉन होमोजीनियस कैसे नॉन होमोजीनियस है, कि इसके साथ देखें लीनियर फैक्टर के साथ आपके पास कांस्टेंट टर्म भी एग्जिस्ट करती होगी, जबकि होमोजीनियस के अंदर ऐसा नहीं था। देखें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं होती, लेकिन यहाँ नॉन होमोजीनियस के अंदर हमारे पास कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट करती है, जो कि ये एक्सप्लेन कर रही होती है हमें कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल किसी सूरत में नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को ख़त्म जब हम कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो ये सारी कंसिडरेशन हम करते हैं इस इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस बनाने के लिए, वो इसलिए करते हैं ताकि ये कांस्टेंट हमारे पास जो है ना ये रिमूव हो जाए यहाँ से या वैनिश हो जाए। तो इसके लिए तरीक़ाकार क्या होता है, पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये केस कौन सा वाला है। देखें यहाँ पर स्मॉल ए और बी क्या आपके पास, ये 1 और 2 है, और कैपिटल ए और बी क्या है, 2 और 1 है। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर ए अपॉन ए बी अपॉन बी के अंदर, तो ये देखें 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 1, ये दोनों के किसके क्या कौन सा वाला केस है, 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1 है। इसका मतलब ये कौन सा वाला केस हो गया, ये हमारे पास ये हमारे पास पहला वाला केस हो गया। और पहले वाले केस के अंदर हम प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करते हैं आपको बताएं कि हम इसमें इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम एक्स की जगह रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस एच, और वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स। जब हम ये रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखें ये जो हमारे पास एच प्लस 2k माइनस 3 और डिनोमिनेटर में 2h प्लस के माइनस 3, ये वाला जो फैक्टर है ये एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो ये जो इक्वेशन है इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन कब बनेगी, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब ये तमाम के तमाम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। लिहाजा हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से ये दोनों फैक्टर जो थे इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर लिया। और रफ में आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व भी कर लेंगे। रफ में जब आप इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो एच और के की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, जो कि हमारे पास निकल कर आई हैं एच और के की वैल्यूज़। हमने जब इसको सॉल्व किया साइमल्टेनियसली तो जो एच और के की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो के की वैल्यू भी 1 आ रही है और एच की वैल्यू भी 1 आ रही है। ये काम आपने रफ में करना है, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ ही करें। तो मैंने क्योंकि एक्सप्लेन करना था आपको, लिहाजा मैंने यहाँ क्वेश्चन के अंदर ही कर दिया। तो अगर यहाँ क्वेश्चन के साथ ही कर दें प्रॉब्लम के साथ इस वर्क को तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर इसको सेपरेट करें आप रफ वर्क के अंदर तो भी कोई इशू नहीं है। अब देखें वो जो हमने बात की थी यहाँ पर, ये जो फैक्टर था यहाँ पर जिसको हमने यहाँ 0 के इक्वल लिया था, तो जब इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर तो आपका जो रिमेनिंग जो टर्म होंगी वो सिर्फ यहाँ पर देखें आपका x बचेगा और 2y, इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास 2x प्लस वाई ही आ जाएगा। तो इस तरह ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास जो अब आ जाएगी वो आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स फिजिकल टू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई। अब इस इक्वेशन को आप देखिए, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, और जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ जाए तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीकाकार वही है जो हमने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था। y की जगह हम बी एक्स एज्यूम कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। जब ये सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करेंगे तो देखें अप्लाई करने के बाद क्या हुआ जी, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर तो ये वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ गया, और राइट साइड पर आप देखें कि
एक्स प्लस 2vx और एक्स प्लस vx आ गया। एक्स कॉमन लेकर हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है वो आपके पास 1 + 2v डिवाइड बाई 2 + v, ये वाली टर्म रह गई आपके पास। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर जो v है इसको हम शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करने के बाद एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो टर्म हमारे पास आ रही है वो है आपके पास फाइनल कैंसिल आउट होने के बाद 1 - v² अपॉन 2 + v। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये एक ऑटोमेटिकली ये आखिर में एक इस तरह की फॉर्म बन जाती है जो कि एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है। तो आप देखें हमने यहाँ पर आसानी से वेरिएबल को सेपरेट कर लिया शिफ्टिंग करके, और जो ऑपरेटर dv था उसके पास पूरा v का फंक्शन शिफ्ट हो गया और ऑपरेटर dx के साथ फंक्शन ऑफ x आ गया। अब यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म आपको डिनोमिनेटर में गिवन है ये एक ऐसी टर्म है जिसके पार्शियल फ्रैक्शन हमें बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने डायरेक्टली इनके पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 + v dv और 3/2 1/1 - v dv, ये आपके पास इसके दोनों पार्शियल फ्रैक्शन आ रहे हैं। और इसको फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, 1 + v का डेरिवेटिव 1 होता है, लिहाजा इसका भी इंटीग्रल ln की फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर 1 - v और इसका जो है हमारे पास -1 होगा, लिहाजा हमने क्या किया है इसको भी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद यहाँ ये साइन का थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 - v का डेरिवेटिव -1 होगा, तो लिहाजा माइनस की साइन प्लस को ब्रेक कर देंगे, माइनस इंटू माइनस में, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होनी चाहिए आई थॉट। चलें देखते हैं, अगर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही होगी, या फिर मैं समझता हूँ कि नेगेटिव साइन होनी चाहिए। वो जब मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो मैंने इतना ख्याल नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन थे ये मैंने सेपरेट सॉल्व किए थे, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व किए थे। बहरहाल ये देखें हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारे पास जो टर्म्स आ रही थी यहाँ पर हमने वापस क्या किया, v की जगह y/x सब्स्टिट्यूट किया, और फिर y की जगह यहाँ से जो हमने एजम्पशन की थी वहाँ से y - k और x - h इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये यहाँ पर निकालनी, और जब अपनी सब्स्टिट्यूशन अब इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा सॉल्व होकर वो x + y - 2 = a टाइम्स x - y का होल क्यूब आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ रहा था ना, ये इसके साथ कोई और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो यकीनन जब कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो लिहाजा हमने उसकी जगह एक c की जगह एक नया कांस्टेंट a इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि एक ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह बनाए थे इसके, ये आप देख सकते हैं। इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन है, जो फैक्टर था हमारे पास, ये मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे, आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए पार्शियल फ्रैक्शन का। हालांकि ये इंटरमीडिएट की क्लास में होता है। देखें ये 2 + v/1 - v² था, हमने इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर क्योंकि 2 फैक्टर्स थे लिहाजा हमने क्या किया, इसको 2 फैक्टर्स के अंदर ही डिवाइड कर देंगे। जो इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये a/1 + v + b/1 - v, ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 + v रह जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है डिनोमिनेटर में 1 + v, ये कैंसिल होगा तो 1 - v रह जाएगा a के साथ, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 - v ये कैंसिल होगा तो v के साथ 1 + v रह जाएगा। अब ये जो दोनों ब्रैकेट आपके पास हैं, इन दोनों ब्रैकेट को हम 1 by 1 कंसिडर कर लेते हैं 0 के इक्वल, और वहाँ से जो v की वैल्यूज़ हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वापस इस इक्वेशन a के अंदर, जो कि हमने यहाँ से निकाली है, इसको हम इसकी जनरल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद इस सब्स्टिट्यूशन से आपके पास जो दोनों आपके अननोन है उनकी वैल्यूज निकल कर आ जाती है। देखिए सब्स्टिट्यूशन के बाद जब हमने v की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर ये 2 + 1 हो गया, और ये a के साथ 1 - 1 0, b के साथ 1 + 1 हो गया, तो ये वाला फैक्टर जो था आपके पास ये 0 हो जाएगा, और ये 2b हो जाएंगे। तो लिहाजा 2 + 1 3 = 2b, b की वैल्यू जो निकल कर आई है कैलकुलेट हो गया वो b = 3/2 आ गई। इसी तरह जब हम v की वैल्यू दूसरे फैक्टर से 1 + v से निकालेंगे तो v = -1, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन a के अंदर। तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारी टर्म आ जाएगी वो 2 - 1 = a टाइम्स 1 + 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर ये 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो b यहाँ से वैनिश हो जाएगा, और इस तरह ये आपके पास
2a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो लिहाजा जो a की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो 1/2। अब ये दोनों वैल्यूज हमने उठाकर जो है वो इस इक्वेशन में ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पर, जिससे हमारे पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, जो कि मैंने आपको पहले ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया ना, क्योंकि ये 1/2 आकर न्यूमरेटर में, तो इसको हम 1/2 यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइड में। जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर किया था, आपको मेंशन किया था, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। ये वाला फैक्टर देखें, 1/2 1/1 प्लस v प्लस 3/2 1/1 माइनस v। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरह से इसके पास पार्शियल फ्रैक्शन आए थे। और अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें देखते हैं कि ये एग्जांपल जो है वो क्या है। यहाँ पर आपको देखें एग्जांपल नंबर 2 के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने वो dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन x प्लस 2y प्लस 1। ये देखें, ये अगर इस फॉर्म के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी गई हो तो किसी भी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के केसों में आपको एक बार फिर रिमाइंड करवाता हूँ कि इसको आप सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर लेकर आ जाइएगा। जब आप इसको इस फॉर्म में ले आएंगे तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना, इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि ये कौन सी वाला केस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है। ये आया कि ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है, या किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर अब देखिए, हमने इसको चेक किया, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। जब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ से लेकर, ये 1/1 2/2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों देखिए इक्वल है, तो लिहाजा ये हमारा केस 2 बन गया। और केस 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो फैक्टर हमारे पास यहाँ कॉमन होता है उस फैक्टर को कंसीडर कर लेते हैं न्यू वेरिएबल के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी दोनों आपके पास, ये न्यूमरेटर में x प्लस 2y और डिनोमिनेटर में x प्लस 2y है, ये फैक्टर कॉमन है। तो लिहाजा हमने ये जो कॉमन फैक्टर था इसको हमने एज्यूम कर लिया v इज इक्वल टू x प्लस 2y। और इसी तरह यहाँ से इसकी dv/dx करके इसकी वैल्यूज निकाल ली, ताकि हम dy/dx की जगह सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकें। अब ये वैल्यूज जो हमने एज्यूम की ये हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। और ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या आ जाएगी, dv/dx माइनस 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू dy/d। ये dy/dx की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, और ये सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि dv/dx माइनस 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड पर, जाकर दोनों से v और माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जो ये 1 था इसको शिफ्ट किया हमने, प्लस हो गया यहाँ पर आकर, और एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म रह गई वो dv/dx इज इक्वल टू 3v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। अब ये देखिए, ये एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। हमने क्या किया, इसके वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, ठीक है जी। और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमने क्या किया है देखें आगे, ये हमने इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर ये जो आपके पास टर्म थी ये वाली, ये इसको हमने आगे फर्दर सॉल्व करने के, क्योंकि एक सिंपल लीनियर टर्म थी, तो लिहाजा हमने इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इसका ये हमने एलसीएम ब्रेक करके इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये इसका एलसीएम ब्रेक किया हमने, उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारे पास एलसीएम ब्रेक होकर 1/3 प्लस 4/3 इंटू 1/3v माइनस 1 dv आ गया जी। इसको आपको होता है कि 1/3 तो एज हो रहेगा, और इंटीग्रेशन में v आ जाएगा प्लस 4 क्योंकि अपॉन में आपके पास 3v माइनस 1 है, और 3v माइनस 1 का जो डेरिवेटिव होगा 3 होगा, तो लिहाजा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि 3 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। ये लिहाजा 4/9 एज आ गया, और ये ln की फॉर्म में इसका इंटीग्रल आ गया, और राइट साइड पर आपके पास ds का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। फिर हमने वापस क्या किया, यहाँ पर जो हमने कंसिडरेशन की थी v की जगह x प्लस 2y यहाँ वापस रिप्लेस किया, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास जो इसका आंसर आगे निकल कर देखें। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो सेकंड केस होता है उसमें हम होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो नॉन होमोजीनियस से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, किसमें वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। और वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसा कि हम पहले केसेस में कर चुके हैं। इसके बाद ये एक और एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये अगर इसको आप देखें तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले ये केस कौन सा, केस 1 है या केस नंबर 2 है। तो यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है एग्जाम्पल 3 में dy/dx इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस y प्लस 1।
तो अगर आप ये ज़रा सा इसको गौर करें इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो ये जो आपको न्यूमरेटर में 4x प्लस 2y गिवन है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये जो 2x प्लस वाई आपके पास है, यही वाली टर्म बाकी रह जाएगी। तो इसका मतलब ये केस नंबर 2 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो लिहाजा हमने इसको चेक किया, तो ये a अपॉन ए प्लस इज इक्वल टू बी अपॉन बी, और इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो इनका जो रेशो आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारे पास केस है वो केस 2 है। और केस 2 के अंदर क्या क्या चीज़ कंसीडर करते हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको। जो फैक्टर कॉमन होता है उसको हम v से रिप्लेस कर देते हैं, और फिर डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, और इनको फिर इसको थोड़ा सा साइमल्टेनियसली थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो इक्वेशन आती है आपकी वो डायरेक्ट एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम इंटीग्रेट करके अपना सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे नेक्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सबसे ज़्यादा जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है जो आपको नज़र आती है, जिसकी एप्लीकेशन वो सबसे ज़्यादा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसकी समटाइम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप्स की जो इक्वेशन होती है इनसे मिलती जुलती इक्वेशंस को हम यूज़ करते हैं, ताकि हम जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है उसको इसके सोल्यूशन के साथ कंपेयर कर सकें। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसकी फॉर्म क्या होती है देख लीजिए। ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी जो फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है जी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये p और q जो आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों फंक्शन ऑफ x होते हैं, याद रखिएगा। और जब ये इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन हो, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये जो y है यहाँ पर आपको पता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब आप इसको रिकग्नाइज कर लें कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसका फार्मूला ये होता है आपका डायरेक्ट, या जनरल सोल्यूशन इसका आप कह लीजिए। कि जनरल सोल्यूशन जिसका होता है वो क्या होता है जी, इसका जनरल सोल्यूशन होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है आई एफ इज इक्वल टू, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ई की पावर क्या है, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास है। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाता है तो हम उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फार्मूले के अंदर, और तो इस तरह हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाता है। ये आपको एक एग्जाम्पल गिवन थी यहाँ पर। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ देखें डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है इसका एक्स प्लस 1, इस कोफिशिएंट को यहाँ से हटाने के लिए हमने क्या किया, रिमूव करने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए जी ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद इसका हम जनरल सोल्यूशन परसू करते हैं। और जनरल सोल्यूशन का फार्मूला आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल टाइम ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, और इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो ये जो एक्स प्लस 1 वाला फैक्टर है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास जो रिमेनिंग टर्म होगी वो एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स आ जाएगी। और इसका इंटीग्रल आपको होता है कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल भी एक्सपोनेंशियल ही होता है, लिहाजा ये जो यहाँ पर एक्स प्लस 1 डिवाइड हो रहा था हमने इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये जाकर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, और इस तरह से ये आपका सोल्यूशन आ गया इसका। उसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल डिस्कस की यहाँ पर, थोड़ा सा ये थोड़ी सी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एग्जाम्पल ले लिया आपको थोड़ा सा, ताकि मज़ीद आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो फिर उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो बेसिकली देखें इसमें भी वही करना है आपने। सबसे पहले आप इसको ये रियलाइज़ करेंगे कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। इसकी फॉर्म के वाई प्राइम प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू,
ये वाली फॉर्म है यानी कि इसकी। तो आप देखें ये बिल्कुल वही फॉर्म आपको गिवन है, वाई प्राइम प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म। लिहाजा यहाँ से पी की वैल्यू कॉट एक्स हो जाएगी और क्यू की वैल्यू कॉज एक्स हो जाएगी आपके पास। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो यहाँ पर पी की जगह कॉट एक्स सब्सटीट्यूट किया और कॉट को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर किससे, कॉट जगह उसकी वैल्यू आ गई कॉस अपॉन साइन। अब देखें ये वही सूरत हाल हो गई, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो लिहाजा क्या होगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉस अपॉन साइन का तो उसका इंटीग्रेशन एल साइन एक्स आ जाएगा और लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो रिमेनिंग आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स आ जाएगी। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, लिहाजा जनरल सोल्यूशन परसू करेंगे इसका। डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और ये साइन और कॉस फ्री आपका फंक्शन और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं दोनों। तो ये आपके पास जो राइट साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है वो एज इट इज रहेगी और राइट साइड पे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। लिहाजा हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। जो इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन के साथ डेरिवेटिव तो उसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं, उसको उसी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो लिहाजा ये आपके पास जो है वो इसका सोल्यूशन आ गया है। आगे एक और एग्जाम्पल देखें, इसमें मैंने लॉग वाली टर्म को ले लिया है। तो इसको भी आप देखें, इसमें भी आपको जो प्रॉब्लम गिवन थी वो क्या थी, एक्स एल एन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ln x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं थी, लिहाजा मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ ये वाला जो फैक्टर था इसको ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया, इस फैक्टर से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, यानी एक्स एल एन एक्स से मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। तो मेरे पास जो टर्म आएगी वो क्या आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स एल एन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। इसके बाद ये जो फॉर्म आपके पास आ गई, ये कौन सी वाली फॉर्म है, ये वही वाली फॉर्म है जो कि वाई प्राइम प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाली। देखें राइट साइड पे जो है, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स आप एक्स है तो लिहाजा ये क्यू हो गया आपके पास, और लेफ्ट साइड पे जो वाई का कोफिशिएंट होता है ये हमारे पास पी होता है, लिहाजा पी क्या हो गया है 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स। तो जब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फार्मूले से, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स डी एक्स। अब आपको होता है कि अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। लिहाजा 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एल एन एक्स यहाँ पर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है। फंक्शन यहाँ पर याद रखिए कि एल एन एक्स फंक्शन है, ठीक है, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन एक्स। तो ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव दोनों एक साथ मौजूद है, लिहाजा उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। और अगर नीचे फंक्शन और उसका साथ में डेरिवेटिव हो तो उसका जो इंटीग्रल आता है वो एल एन ऑफ द फंक्शन आता है। तो फंक्शन यहाँ पर क्या एल एन एक्स है, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ एल एन एक्स। ये एल एन और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, तो लिहाजा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू सिंपल एल एन एक्स आ जाएगी आपके पास। तो ये आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो एल एन एक्स आ गया। लिहाजा आप जनरल सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करने के लिए इसके फार्मूले में पुट कर देंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास सिंपली वही केस हो गया, दोबारा से देखें। फिर ये x और x का डेरिवेटिव एल एन एक्स, तो जब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव एल एन एक्स के साथ 1 अपॉन एक्स, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देते हैं, उसको उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो लिहाजा ये यहाँ से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाई एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ये हमने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपसे इसके अंदर। अच्छा, इसका जो एक और केस है वो इसका बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही की तरह होती है, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी एडवांस फॉर्म होती है। इसमें जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये थोड़ी सी इस तरह से होती है कि आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म होती है वाई प्राइम प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लेकिन इसमें एडिशनली आपके पास जो क्यू है उसके साथ एक और फंक्शन ऑफ वाई भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो लिहाजा इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं बर्नौलीज को किसमें, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को हम रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन को हम रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसका तरीकाकार क्या होता है, इसका तरीकाकार ये होता है कि इस पूरी इक्वेशन को हम वाई ऑफ एन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको पूरी इक्वेशन को वाई ऑफ एन से डिवाइड कर देंगे तो वाई ऑफ एन से डिवाइड करने के बाद सूरत हाल क्या होगी, यहाँ पर वाई प्राइम के साथ 1 अपॉन वाई आ जाएगा। इसी तरह पी वाई के डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा वाई की पावर एन, तो
बेसिस सेम होंगे तो इनकी पावर कंबाइंड हो जाएगी। इसी तरह ये राइट साइड पे y की पावर n कैंसिल हो जाएगा, सिंपल q बच जाएगा। तो जब ये डिवीजन आप परफॉर्म कर देंगे तो उसके बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होती नज़र आ रही होगी, लेकिन कन्वर्ट नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन किस तरह अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो लीनियर नहीं है, 1 नहीं है, तो ये 1 होना चाहिए इसका कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये इनको इस पूरे फैक्टर को यहाँ से ख़त्म करेंगे। उसका तरीकाकार ये क्या होता है, जो सेकंड टर्म आपके पास होती है ना, ये पी वाई वाली, ये जो पी वाली टर्म होती है, जो पी का जो कोफिशिएंट होता है, यानी पी के साथ जो कुछ भी होता है ना, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं किसी न्यू वेरिएबल के इक्वल, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके और उसकी वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी इसका जो डेरिवेटिव है वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के अंदर आ रहा होता है। देखिए आप कोई भी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का केस सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो भी फैक्टर आ रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली उसका डेरिवेटिव इस तरह का आ रहा होगा कि ये वाली टर्म आपके पास बनकर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हम अगर ये जो आपके पास 1 अपॉन वाई की पावर n-1, इसको हम क्या कर लें, एज्यूम कर लें किसके बराबर, v के बराबर। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई की पावर n-1, इसको हमने एज्यूम कर लिया v। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्योंकि पावर फंक्शन है, पावर को शिफ्ट कर देंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपके पास -1 + 1 के साथ y की पावर -n ये बाकी रह जाएगा। तो जो टर्म आपका बाकी बचेगी डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -n+1 अपॉन वाई की पावर n हो जाएगा, और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस पूरी टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, सॉरी, तो ये जो 1 अपॉन ये जो इसके साथ एडिशनल फैक्टर इसे हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये 1 अपॉन वाई एन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -n+1 डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। लिहाजा ये जो फैक्टर है आप देखें, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई। लिहाजा जब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हम इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने नाम दिया था इस इक्वेशन के अंदर, तो देखिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 अपॉन -n+1 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी अपॉन वी इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर क्योंकि 1 होना चाहिए, लिहाजा हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को ख़त्म करेंगे। तो इस फैक्टर को हम क्या करेंगे, -n+1 वाली फैक्टर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 -n अपॉन वी पी इज इक्वल टू 1 -n क्यू। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई है, ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी वाई प्राइम प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इसका कोफिशिएंट है पी और क्यू, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि वी के अलावा जो कुछ भी होगा वो आपका पूरा का पूरा पी होगा, राइट साइड पे जो कुछ भी होगा वो आपका पूरा का पूरा क्यू होगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। इस एग्जांपल को देखिए आप, एक एग्जांपल में आपको x² dy + y x + y dx = 0 ये गिवन था। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से dy अपॉन डी एक्स को इक्वेट कर लेंगे। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये पूरी टर्म आ गई आपके पास, इसमें हमने इसका एलसीएम ब्रेक कर लिया। एलसीएम ब्रेक करने के बाद ये टर्म आपके पास बचकर आ रही है, इसमें देखें कि आपके पास यहाँ पर एडिशनली फंक्शन ऑफ क्यू, राइट साइड पर फंक्शन ऑफ क्यू के साथ एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन यानी क्यू जो आपके पास होता है राइट साइड पर, क्यू की जगह आपके पास यहाँ पर एडिशनली y² भी एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले y² से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब y² से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे y² से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये y² जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को क्या किया है, y² से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर क्या हो गया, ये 1 अपॉन y² dy अपॉन dx आ गया प्लस 1 अपॉन xy इज इक्वल टू 1 अपॉन x², क्योंकि ये y² कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो लिहाजा ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x² बचेगा। अब ये जो इक्वेशन आ रही है, मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन के अंदर इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लिहाजा 1 कोफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो टर्म आपको गिवन होती है इस टर्म को हम v के इक्वल, यानी यहाँ पर जो आपके पास y वाला फंक्शन है वो क्या है, वो ये, क्योंकि हमने y² से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, तो जो y वाली टर्म है आपके पास वो कौन सी है, 1 अपॉन y है। तो लिहाजा हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे v इज इक्वल टू 1 अपॉन y, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू -1 अपॉन y² dy अपॉन dx। तो अब ये जो फैक्टर आपके पास था
इस फैक्टर की जो लेफ्ट हैंड साइड पर, इसकी वैल्यू आपको निकल कर आ गई यहाँ से, जो कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन वन के अंदर। तो लेफ्ट साइड पे माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स। ये जो इक्वेशन है आपकी वन, ये हो जाएगी आपकी माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स। ये इक्वेशन आपकी रह गई जी। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो माइनस की साइन, क्योंकि इसका कोफिशिएंट वन होना चाहिए, लिहाजा माइनस की साइन से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। तो ये डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वी टाइम्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। इसको कंपेयर जब आप करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ वाई प्राइम प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो क्योंकि ये यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल वी है, तो लिहाजा जो वी का कोफिशिएंट होगा यहाँ पर वो आपके पास पी हो जाएगा, राइट साइड पे क्यू हो जाएगा। तो लिहाजा पी यहाँ पर है माइनस वन अपॉन एक्स और क्यू यहाँ पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। लिहाजा इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे उसी फार्मूले से, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से। तो पी की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स है, तो ये ln x हो जाएगा, पावर इसकी शिफ्ट हो जाएगी माइनस में, तो एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल होकर सिंपल वन अपॉन एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। और इसका जनरल सोल्यूशन जब हम परसू करेंगे तो जनरल सोल्यूशन के फार्मूले के मुताबिक डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब ये v आपको पता है कि हमने एज्यूम क्या किया था, पहले हमने v को एज्यूम किया था वन अपॉन वाई के इक्वल, तो v की जगह हमने वन अपॉन वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये वन अपॉन एक्स एज इट इज रहा। यहाँ पर ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा वन अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स की पावर माइनस थ्री को डायरेक्ट इंटीग्रेट वन अपॉन एक्स क्यूब को नहीं कर सकते, लिहाजा शिफ्ट कर देंगे। अब ये एक्स पावर फंक्शन बन गया है, इसका इंटीग्रल हम कैसे करेंगे, इसी पावर में वन ऐड करेंगे और इसको उसी से डिवाइड कर देंगे, तो इसका इंटीग्रल वन अपॉन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। तो इस तरह ये आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। तो ये था हमारे पास बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स जो हैं वो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार यही है कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी केस होगा उसमें आप जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो याद ये रखना है आपने कि ये जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है बर्नौलीज डिफरेंशियल इसकी लीनियर की, इस फॉर्म में हमने इस बर्नौलीज इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है। यानी क्यू के साथ जो भी फंक्शन होता है सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इस फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, और डिवाइड करने के बाद जो सेकंड टर्म होती है यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म, इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको हम सपोज कर लेते हैं। सपोज करने के बाद ऑटोमेटिकली जो टर्म हमारे पास बनकर आती है वो इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के साथ आती है। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पर अजम्पशन का, और अगर इसी को आप याद रखें और फॉलो करें तो किसी भी तरह का केस होगा बर्नौलीज का, कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो आप उसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनमें कोई आपको डिफ़िकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम इस तरह की कोई स्पेशल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है आपको और अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आई एम हेयर। तो अगर मेरी जो एफ़र्ट है, अगर मेरी ये एफ़र्ट अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ ये मेरी वीडियोस को जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनमें इजाफा हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अपने काम को मज़ीद तेज़ कर सकूँ। उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आए, कोई ख़ामी नज़र आए, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो जो भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं थोड़ी बहुत, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैं ये अपने लेक्चर्स कंपाइल कर रहा हूँ, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और दूसरे